गुस्सा देखिए इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। बात नहीं करती गैरों से। गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप आ जाओ, मुझसे पूछा मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी करी हमने। हमें क्या आता है, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले। जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया है बताइए ना। हाँ तो साथियों, आज एक कंपाइलेशन करके लाया हूं जंतर मंतर का वो एंटी वक्फ प्रोटेस्ट जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने का कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ फ्लॉप हो गया। सब मिला के जो आंकड़े आ रहे हैं 7 से 10 हजार आदमी पहुंचा, जहां उम्मीद 1 से 2 लाख आदमियों की थी। और उसी का कंपाइलेशन लेके आया हूं कि वहां कैसे कैसे नेता पहुंचे, कैसे कैसे रहनुमा पहुंचे और कैसे कैसे कौम के नुमाइंदे पहुंचे, एक आम मुसलमान पहुंचा। और ये कंपाइलेशन आप लोगों को दिखाएगा कि मेरी कौम को मेरी कौम के रहनुमाओं ने, मेरी कौम के सरपरस्तों ने, मेरी कौम के नेताओं ने किस तरह हमेशा किसी अच्छी चीज से, सबसे अच्छी चीज जो कभी नहीं मरती, हमेशा नस्ल दर नस्ल चलती है, अच्छी तालीम से दूर रखा, कॉमन सेंस से दूर रखा। कभी भी मेरी कौम पिछले 40 साल में, जब से मैं सोशली अवेयर हूं, अच्छी चीज के लिए संघर्ष करती नजर नहीं आई। कभी इसके लिए संघर्ष करती नजर नहीं आई कि हमारे मदरसों को मॉडर्न कर दो। सही बता रहा हूं। कभी इसके लिए संघर्ष करती नहीं नजर आई कि शरीयत के नाम पर हमारी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं होना चाहिए इस्लाम के नाम पर। कभी शाहबानों के समर्थन में लड़ती नजर नहीं आई, कभी सायरा बानो के समर्थन में लड़ती नजर नहीं आई। कभी पाकिस्तान के खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी जी का भी रुझान कुछ पाकिस्तान की तरफ देखने को मिला, तब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी लड़ती नजर नहीं आई, बल्कि हर जगह जब मोदी जी के खिलाफ लड़ने को तैयार रहती है। कभी भी वतन परस्ती के लिए लड़ती नजर नहीं आई, कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ती नजर नहीं आई। ऐसी ही कौम का यह हाल होता है जो हाल में कंपाइलेशन करके आप लोगों के लिए एक महा फ्लॉप प्रोग्राम से निकाल के लाया हूं। पहले कौम को देखिए, फिर उसके बाद कौम के रहनुमाओं को दिखाऊंगा। पहला तो आपने देख लिया, नहीं बोलेगी महिला, नहीं बोलेगी, गैरों से बात नहीं करती। कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है। जब चाहोगे महिला को आगे कर दोगे, जब कह दोगे महिला पर्दा नशी है, जब कह दोगे महिलाएं हमारी बोल रही हैं, प्रधानमंत्री बनेंगी, और जब कह दो ये गैरों से बात नहीं करती, ये वही इसी बुरखे वाली को हम मान ले ये प्रधानमंत्री बन गई। हम मान ले जो ओईसी ने बोला, यही बुरखे वाली जो मैंने आपको दिखाई, पर ये तो गैरों से बात ही नहीं करेगी। इसी का कोई सगा वहां पर खड़े होकर बोल रहा है, तो बुरखे वाली और हिजाबन, इसका मतलब प्रधानमंत्री देश की देखो बन ही नहीं सकती। कहां की बात मैंने कहां लाके जोड़ी, वो भी कह दे कि मैं गैरों से बात नहीं करूंगी। आगे एक छोटा सा कंपाइलेशन देखिए कि कौम अपने रहनुमाओं के चलते 75 साल में आजादी के बाद, जब सारे हक और हकूक मिले, कहां पहुंच गई है। देखिए, एक बार आप सभी के पोस्टर्स आप हमें दिखा दें। कहाँ से आए आप लोग? हम मेवात से आए जी। मेवात से आए हैं। आपके पोस्टर्स में बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लिखा है, और आप लोगों ने इतने सारे जो भाषण सुने उससे आप लोगों ने क्या सीखा? ये तो आपने सीख लिया यहाँ खड़े होकर। सुबह से आप हमारे साथ हो। सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ जिस वजह से लिए आए वो वजह पूरी होनी चाहिए हमारी। वक्त बिल को वापस लिया जाएगा। क्या लिखा है, अगर आप पढ़ के बता पाए? आप पढ़ लो ना। आप बता दीजिए भाई, मेरा प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। हमने खुलासा ये है, वक़्फ़ बिल वापस लो। क्या लिखा है, पढ़ पाओगे बेटा? जो सब कुछ इन पे लिखा हुआ है, ये सब खुलासा ये है कि वक़्फ़ बिल वापस। जी हाँ साथियों, बात यहाँ इस बात की नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड है, बात इस टाइम ये नहीं है कि कोई पढ़ नहीं पाया है, बात ये है जहालत की। बात ये है कि आप अगर पढ़ भी नहीं पाए हैं, आप वो चीज समझ भी नहीं पा रहे हैं जो मंच से साधारण हिंदी में बोली जा रही है। क्योंकि महिला ने दोनों बातें पूछी, कहा आपके बोर्ड पर क्या लिखा है ये बता दीजिए, और जो आपने सुना वो बता दीजिए। लेकिन इनको दोनों बातों का जवाब नहीं है। एक आदमी को जिसको तालीम नहीं मिली है उस पर कभी नहीं हंसना चाहिए। सबसे ज्यादा तो उस कौम के दुश्मन वो हैं जिनको तालीम मिल गई है, और दूसरे वो उनके चलते वो बेचारे जिनको तालीम नहीं मिल पाई। और आप बिना तालीम के भी दानिशमंद हो सकते हो।
बहुत अक्लमंद हो सकते हो, होशियार हो सकते हो, लेकिन तालीम तो नहीं मिली। पर उसके साथ साथ इस कौम को, मेरी कौम को, इनके रहनुमाओं ने होशियार तक नहीं होने दिया। आगे चलिए। करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ हटा। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। जी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना जी, मना बोलने के लिए मना किया गया, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? संदेश क्या है? संदेश क्या है? क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं क्या है? क्या लिखा है पोस्टर में? वहाँ बोला जा रहा है, आप समझ। ये हालात है। पढ़ के बता दीजिए। भैया आप पढ़ लो, क्या लिखा हुआ आपको पता? आप पोस्टर लेके खड़े नहीं पढ़ पा भाई आप पढ़ो ना भैया, आपको पता है। नहीं पढ़ पा रहे? ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। ये एक मतलब सबको पता है क्या है, मैं बोलना आप पढ़ के बता दो। नहीं पता है सबको, वो आपको भी पता है। आप पढ़ के तो बता दो। अच्छा पढ़ के क्या? डिफेंडिंग वॉफ डिफेंडिंग दीनू। बस बात ये नहीं है कि आपके पोस्टरों में क्या लिखा है आप उसे नहीं पढ़ पा रहे। फिर से दोहरा दूं, वो बात होती तो तालीम की बात होती। हो सकता है किसी को तालीम ना मिली हो, लेकिन यहां पर अफसोस, इस कंपाइलेशन को बनाते हुए मुझे इतना अफसोस हुआ है, यहां पर तालीम के अलावा दिमाग बंद नजर आ रहा है। यानी बिना तालीम के आपको उसके कुछ इतने दिन से डिबेट हो रहे हैं, इतने दिन से इस पे तकरीरें हो रही हैं, आपको कुछ उसके अलावा कोई सुपरफिशियल नॉलेज भी नहीं है कि भैया इस वक्त बिल में कौन सी धारा गलत है या क्या चीज गलत लिखी है। भले तुम उसको गलत बता दो, लेकिन आसपास बता दो, मिलती जुलती बता दो। इन्हें कुछ नहीं पता है बेचारों को। आप इस धरने में आए हैं, क्या वजह है कि आप इस धरने में आए हैं, बताइए। देखिए, जैसा कि हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब ने बताया कि तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जो वक्त तरमीमी बिल है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये मुसलमानों के लिए है या देश के लिए है? ये देश के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये देश का जो उसूल और जवाबित है ये उन्हीं को अच्छा, खराब करने के लिए। मैं चाहूँगा भाई साहब, नहीं भाईजान, देखा आप युवा है, मैं चाहूँगा कि मदनी साहब ने तो जो आपको दिया है वो आपकी राय क्या है? अपनी राय बताइए। हम वक्त अपनी राय बताइए ना। हम हमारे कायदे मिल्लत हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब है, जो उनकी बात है वही आपकी राय क्या है भैया? हमारी राय हजरत मौलाना। आपकी राय क्या है भैया? आप क्या चाहते हैं? ये वाला बिल वापस ले लिया जाए। संदेश क्या है? संदेश क्या है? चलिए क्या संदेश है? वहाँ चालू करो। ये देखिए, अगर आप बात करना चाहेंगे तो ये बात करने से रोकेंगे। इस तरीके से के भी हालात हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश? नहीं सर, हाँ? क्या लिखा है? ये बैनर क्या ले रखा है? स्टेज पे दिखाइए सर। स्टेज से ही बात होगी। ये इजाजत कौन दे रहा है आपको कि आपको बात करनी है कि नहीं करनी? देखिए सुनिए मेरी बात। हमारे मुस्लिम, हम जो आए हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। आप जो बैनर लेके खड़े हुए हैं, ये बैनर लेके कोई मैसेज देना चाहते हैं? सुनिए मैं आप बैनर पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। आप बैनर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर पे जो आपने वो बता रहे हैं हजरत। जवाब दे रहा है आपको, है ना? और अगर क्या लिखा हुआ है आपके बैनर? ये दे रहे हैं। स्टेज से कर और इससे पहले मैं सेकंड कंपाइलेशन आपको दिखाऊं और आगे बढ़ूं, मुझसे किसी ने पूछा सर बजरंगगढ़ी तो बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, सर मिशन भारत का क्या चल रहा है? भैया बजरंगगढ़ी अलग चलता है, मिशन भारत अलग चलता है, कोर्ट कचहरी अलग चलता है, डिबेट अलग चलते हैं, ये अलग चलता है, न्यूयॉर्क केस अलग चलता है। मल्टीटास्किंग मुझे करनी आती है। पूरी सेकंड फ्लोर बनकर तैयार हो गई है। 600 स्क्वायर फीट एरिया हमने आरसीसी पक्का 9 इंच दीवार का तैयार किया है, जिसमें एक क्लास और आएगी, कंप्यूटर रूम आएगा, लाइब्रेरी आएगी और एक ऑडियो वीडियो साइंस लैब विद टेलीविजन आएगा। सब चीज, टीवी आएगा, सब चीज खरीद ली गई है। बेंचेस बनकर तैयार हो रही हैं, वुड वर्क चल रहा है। नेक्स्ट बैच की जूडो की ड्रेसेस आ गई हैं। नेक्स्ट बैच की 40 जो स्पोर्ट्स की किट्स हैं वो आ गई है। इस बार स्पोर्ट्स की किट के पीछे भी मिशन भारत लिखाया गया है। सब चल रहा है, बजरंगगढ़ी भी चल रहा है, मिशन भारत भी चल रहा है, स्पोर्ट्स का भी चल रहा है, एकेडमिक्स का भी चल रहा है। और इस बार से हम लोग पूरा अपना अलग सिलेबस भी बच्चों को विद बैग हम लोग करते ये थे कि एक बुक से लेक्चर दे के पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब बच्चों को सारे एनसीईआरटी के हिसाब से अलग सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस अपनी तरफ से दिया जाएगा अलॉन्ग विद द बैग। तो सब चल रहा है, यहां तो सब चल रहा है, लेकिन देश में बहुत बुरा हाल चल रहा है और कौम में बहुत बुरा हाल चल रहा है।
एक कंपाइलेशन दिखा चुका, अब दूसरा मौलानाओं का और पढ़े लिखे नेताओं का कंपाइलेशन देखिए। वक्फ बिल को लाकर उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। हर कैपिटल सिटी के अंदर धरना देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक पूरा देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है कि जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे, और जहाँ आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। तो जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया। जी हाँ साथियों, जो डायलॉग बाजी ये मौलाना और ये पढ़े लिखे मुस्लिम रहनुमा कर रहे हैं, अगर बड़ी लेटेस्ट हिस्ट्री की बात करूं, लेटेस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करूं, ऐसी ही डायलॉग बाजी बहुत छोटा था, मुझे शाहबानों के टाइम पर याद है। ऐसी ही डायलॉग बाजी हाल में आप लोगों को तल्ला के बिद्दत को लेके याद होगी। ऐसी ही डायलॉग बाजी, बल्कि इससे और खतरनाक, हम लोगों को 370 को लेके याद थी। ऐसी ही डायलॉग बाजी हम लोगों को बाबरी की याद थी। ऐसी ही डायलॉग बाजी हम लोग अबकाशी के बारे में सुनते हैं। ऐसी ही डायलॉग बाजी हम लोगों को सीए की याद है। ऐसी ही डायलॉग बाजी हम लोग यूसीसी के सुनते हैं। ऐसी ही डायलॉग बाजी हम लोग वक्फ बिल या वक्फ एक्ट की अमेंडमेंट बिल की सुन रहे हैं। हम मुसलमान अपने मौलानाओं और अपने पढ़े लिखों की वजह से एक हैबिचुअल अफेंडर हो गए हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी, अपने खिलाफ अपराध करने का और अपना अपमान और अपनी बेइज्जती कराने का। लेकिन कहीं ना कहीं तो सोचिए, जिस कौम के मजहबी लीडर और जिस कौम के राजनीतिक लीडर दोनों ऐसे हों, आप क्या उम्मीद करते हैं उस कौम का अनपढ़ आदमी इन दोनों के खिलाफ बगावत करके राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की एकता, वतन परस्ती और रिजवान अहमद की तरफ चल देगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटे से मंच का। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, लेकिन मरते दम तक ये कोशिश जारी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।